नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूज टाइम पर। जी हां, आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई बड़ी फटकार। जी हां दोस्तों, सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। 19 अप्रैल तक मांगा जवाब। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भोयन की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए एजेंसी से 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सेंथिल को धन शोधन से जुड़े मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भोयन की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए एजेंसी से 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। मामले में सुनवाई करने के बाद फरवरी में मद्रास उच्च न्यायालय ने सेंथिल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने बीते साल जून में वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। साल 2014 में परिवहन मंत्री रहते हुए बालाजी पर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में पैसे लेकर लोगों को नौकरी देने के आरोप लगे थे। साथ ही आरोप है कि बालाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। बालाजी की गिरफ्तारी पर जमकर हंगामा हुआ था और गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बालाजी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी दिल की सर्जरी की गई। उसके बाद 17 जुलाई को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु की पूझल सेंट्रल जेल भेजा गया और तब से वे जेल में बंद है। गिरफ्तारी के बाद भी बालाजी ने डीएमके कैबिनेट से इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि सीएम स्टालिन ने उनके विभागों ऊर्जा, एक्साइज को अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिया था। बिना किसी प्रभाव के बालाजी तमिलनाडु सरकार में मंत्री बने हुए थे। हालांकि कुछ दिन पहले ही बालाजी ने तमिलनाडु कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। जी हां, आपको बताते चले कि कांग्रेस को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कांग्रेस में जश्न का माहौल है। क्या 3500 करोड़ की टैक्स वसूली मामले में कांग्रेस को मिली राहत? सुप्रीम कोर्ट में यह सब हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी के लिए आज एक राहत भरी खबर आई। आयकर विभाग के 2 नोटिसों से करीब 3500 करोड़ रुपए की वसूली करने की बात के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पार्टी को राहत मिली है। आज आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह देश में लोकसभा चुनाव की वजह से कांग्रेस से मांगे गए 3500 करोड़ रुपए के टैक्स की वसूली के लिए चुनाव के संपन्न होने तक कोई कदम नहीं उठाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। दरअसल यह मामला साल 2018 में कांग्रेस की दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें आयकर विभाग को 2011-12 के लिए अपने आयकर का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाएं खारिज होने के एक दिन बाद कांग्रेस को आयकर विभाग से 1800 करोड़ रुपए का नोटिस मिला। बाद में 3 और नोटिस भेजे गए, जिससे पार्टी पर कुल टैक्स की मांग 3567 करोड़ रुपए हो गई। वहीं कांग्रेस पर आयकर विभाग की नोटिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी समस्या से बचने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के बाद तक आयकर विभाग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 3500 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। यानी कांग्रेस को अब लोकसभा चुनाव तक कोई नया नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के जिन अकाउंट्स को फ्रीज किया हुआ है वो यथास्थिति में रहेंगे। यानी अभी भी कांग्रेस अपने बैंक अकाउंट्स में से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में आयकर विभाग के इस बयान के बाद कहा कि पार्टी टैक्स के नोटिस के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने कहा कि साल 1994-95 में, फिर 2014-15 व 2016-17 में पार्टी के खाते में नेताओं कार्यकर्ताओं ने कुछ रुपए केस के रूप में जमा कराए थे, जिसकी एक जानकारी पहले ही इनकम टैक्स विभाग को साझा की जा चुकी थी। मगर सरकार कांग्रेस पर जानकारी न देने का मनमाना आरोप थोप रही है। पार्टी ने कहा यह लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ।
जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में। शराब नीति केस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दरअसल शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल को खचाखच भरे अदालत कक्ष में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने अदालत से केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल सहयोग नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल का आचरण असहयोगात्मक रहा है और वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। भविष्य में हमें हिरासत की आवश्यकता पड़ सकती है। केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए हैं। उसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। केजरीवाल के वकील ने जेल में कुछ जरूरी दवाएं और 3 किताब उपलब्ध कराने की मांग की है। 3 किताबें जिनकी मांग की है उनके नाम कुछ इस प्रकार है: रामायण, महाभारत और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखित अरविंद केजरीवाल ने बीमारी के मद्देनजर जेल के अंदर स्पेशल डाइट की मांग भी की है। वहीं कोर्ट ने जेल भेजने से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी। संघीय जांच एजेंसी ने मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अगले दिन विशेष न्यायाधीश बवेजा ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद अदालत ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें उनकी डिमांड को 4 दिन बढ़ाकर 1 अप्रैल तक करने का अनुरोध किया गया था। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। जी हां, आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की होने लगी है जीत पर जीत। कांग्रेस विधायकों पर अपनी जमीन बचाने की चुनौती 2022 विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर की थी जीत दर्ज। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के विधायकों के पास एक चुनौती है कि कैसे वे अपनी जमीन बचाकर रखें और लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को बढ़त दिलाएं। उत्तराखंड में 5 सीटों पर हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 18 विधायकों के लिए अपनी जमीन बचाने की चुनौती है। अगर वे 2022 विधानसभा जैसा प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाते हैं तो 5 लोकसभा सीटों पर नतीजों का समीकरण बदल सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से एक विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया। बची हुई 18 सीटों पर अब कांग्रेस के विधायकों के लिए अपनी जमीन बचाने की चुनौती है। लोकसभा के हिसाब से इन 18 सीटों का गणित देखें तो टिहरी लोकसभा की 14 में से 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। वहीं गढ़वाल लोकसभा में से 1 सीट कांग्रेस के पास थी जो अब नहीं रही। अल्मोड़ा लोकसभा में 14 में से 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा में 14 में से 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। हरिद्वार लोकसभा में भी 14 विधानसभा में से 5 सीटें कांग्रेस के पास है। इस लिहाज से कांग्रेस के विधायकों के पास एक चुनौती है कि कैसे वे अपनी जमीन बचाकर रखें और लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को बढ़त दिलाएं। इन सीटों पर अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही तो भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव नतीजे मुश्किलें पैदा करने वाले साबित हो सकते हैं। गढ़वाल लोकसभा में कुल 14 विधानसभा सीटें आती है। इनमें से एक बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस विधायक थे जिन्होंने हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया। उनके पार्टी बदलने से यह सीट खाली हो गई। अब यहां उपचुनाव होगा। वहीं देहरादून जिले में केवल चक्राता विधानसभा सीट पर ही 2022 में कांग्रेस के दिग्गज प्रीतम सिंह जीत दर्ज कर पाए थे। वे टिहरी से पिछली लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इस प्रकार बाजपुर सीट पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, खटीमा में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।